नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोगों को जहाँ तक पढ़ाया था, उम्मीद करते हैं आप लोग रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि आपको पता है मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि जितने भी इसमें चीज़ है, फिजिक्स है, भौतिकी है, तो वो सभी कोरिलेटेड होते हैं। तो चलिए आज जहाँ पिछले क्लास में जहाँ तक पढ़ लिए थे उससे आगे आज शुरू करते हैं, ठीक है। आप लोगों को अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है, और अच्छा से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए, अभी समांतर रेखा क्या होती है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, दो रेखा होती है, जैसे एक रेखा ये हो गई और एक रेखा ये हो गई। दो रेखा होती है और ये रेखा इस प्रकार से होती है, अगर उसको आगे पीछे हम बढ़ाते जाएंगे तो कहीं पे एक दूसरे को जो है काटती नहीं है। जैसे देखिए, ये रेखा हो गई और ये रेखा हो गई, तो ये एक दूसरे को काट दिया, तो ये समांतर रेखा नहीं होगी। समांतर रेखा वैसी रेखा होती है जिसको आगे पीछे अगर बढ़ाएंगे, वैसी दो रेखा जिसको आगे पीछे अगर बढ़ाएंगे तो वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। दो या दो से अधिक कितनी भी रेखा जिसको आगे पीछे बढ़ाएंगे तो वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। जैसे आप ट्रेन का पटरी देखते होइएगा, तो ट्रेन का पटरी देखते होइएगा तो एक दूसरे का क्या होता है, समांतर होता है, कभी भी एक दूसरे को काटता नहीं है, ठीक है। तो आप समांतर रेखा समझ गए। देखिए, एक होता है तिर्यक रेखा, ठीक है। तिर्यक रेखा उस रेखा को बोलते हैं जो समांतर रेखाओं को काटती है, ठीक है, गौर से सुनिएगा। तो ये दो समांतर रेखा है, पहला एक और ये दूसरा हो गया। अगर इसको एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं पे एक दूसरे को काटेगी नहीं, इसीलिए इसको समांतर रेखा बोलते हैं। और समांतर रेखा के बीच का दूरी क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। ये समांतर रेखा हो गई, ये भी समांतर रेखा हो गई, इसके बीच का दूरी जो क्या होगा, हमेशा हमेशा बराबर होगा, ठीक है, तभी तो एक दूसरे को नहीं काटेगी। और देखिए, तिर्यक रेखा के बारे में मैंने आपको बोला, तो देखिए तिर्यक रेखा क्या होती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो तिर्यक रेखा क्या होती है, जो जो समांतर रेखाओं को काटती है उसको क्या बोलते हैं, तिर्यक रेखा। तो ऐसे कर दिए तो ये इसका क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया, समझ गए आप। तो ये पहला समांतर रेखा हो गया, ये दूसरा समांतर रेखा हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, तिर्यक रेखा हो गया। अब देखिए, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, और जब मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा, गणित पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पे ये सारी थ्योरम आएंगी, तो वहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे इसका ज़रूरत है। तो ये एक थ्योरम है, एक प्रमाण है कि अगर दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो एकांतर कोण किसको बोलेंगे, तो देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण क्या होगा, एकांतर कोण होगा, और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको कोण एक नाम देते हैं, इसको कोण दो नाम देते हैं, ठीक है। और इसको अगर नेमिंग करना है तो और अच्छा से भी नेमिंग कर सकते हैं। इसको बोल सकते हैं ए यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ए बोल सकते हैं। तो देख लीजिए, नेमिंग हम आपको अच्छा से करके बता दे रहे हैं, ठीक है, अच्छा से नेमिंग करके बता दे रहे हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसको जैसे एक समांतर रेखा ये हो गई, एक समांतर रेखा ये हो गई, दो समांतर रेखा हो गई, इसको एक तिर्यक रेखा काटेगी, तो मान लीजिए कि तिर्यक रेखा ये हो गई, ये तिर्यक रेखा हो गई, इसको एम बोल देते हैं। इसको बी, यहाँ पे काट रही है उसको बी बोल देते हैं। और यहाँ पे जिसको काट रही है इसको सी बोल देते हैं। और इस लाइन को जो है यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो है इसको डी बोल देते हैं, इसको ई बोल देते हैं, इसको एफ बोल देते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए, इसको एफ बोल देते हैं। अब देखिए कि कोण, किस कोण के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, कोण मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जिस पॉइंट पे इसको काट रही है इसको क्या बोले हैं, बी बोले हैं। इसको जिस पॉइंट पे काट रहे हैं इसको क्या बोले हैं, सी बोले हैं। तो ए बी और सी, देखिएगा, ए बी और सी, ये एक कोण हो गया। ए बी और सी एक कोण हो गया, यहाँ से यहाँ आएंगे, ये एक कोण हो गया। और एक कोण क्या हो गया, ये हो गया। एफ तक मान लिए हैं, इसको जी मान लेंगे, ठीक है, इसको जी मान लेंगे। जी मानने के बाद क्या हो जाएगा, बी सी और जी, कोना बी सी और जी। ये मैं आपको ऐसे ही ग्रेजुअली समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो देखिए, कोना ए बी सी और कोना बी सी जी, ये दोनों क्या है, ये दोनों एकांतर कोण है, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये और ये भी एकांतर कोण होंगे, और ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए, ये अंतः एकांतर हो गया, ठीक है। एक बाह्य एकांतर भी होता है, जैसे अब बाहर से लेंगे इसको तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार इधर से लेंगे तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझने में जो है परेशानी नहीं हो, ठीक है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का। देखिए, ये कोण और ये कोण दोनों बाह्य एकांतर हो गया, तो ये भी बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण दोनों बाह्य एकांतर हो गया, तो ये भी बराबर होंगे। और ये कोण और ये कोण अंतः एकांतर है, एकांतर है, तो ये भी बराबर होंगे।
तो ये आप समझ गए कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलिए ये बात आप समझ गए। एक बात आप और समझिएगा, गौर से समझिएगा, उसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा उसमें आपको बहुत सहूलियत मिलेगी। देखिए ये एक क्या है, ये एक सर्कल है, सर्किल है ना, अच्छा से देखिएगा, सर्किल है, सर्किल का ये क्या है, केंद्र है। और केंद्र से उसकी परिमिति, केंद्र से उसकी क्या, परिमिति की दूरी आपको ये जानना है। देख लीजिए कि ये एक सर्किल है, देख रहे हैं आप, ये एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल हो गया। अब देख लीजिए सर्किल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये केंद्र हो गया, और केंद्र से इस दूरी को क्या बोलते हैं, केंद्र से सर्किल के परिमिति की दूरी को क्या बोलते हैं, पेरीफेरी की दूरी को। यही तो क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसको आर से डिनोट करते हैं, यही त्रिज्या हो गया। इसको क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और एक चीज़ और आप देख लीजिएगा कि केंद्र से ये तो त्रिज्या हो गया, तो त्रिज्या तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने एक त्रिज्या यहाँ भी दे दिया, ठीक है, तो दो त्रिज्या हो गया। त्रिज्या खींचने के लिए मैं इस पर इन्फाइनाइट नंबर ऑफ त्रिज्या खींच सकते हैं, ठीक है, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ त्रिज्या होता है, लेकिन हमको जो समझाना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दोनों क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। मान लीजिए कि ये दोनों बहुत नज़दीक में है, ये दोनों त्रिज्या बहुत नज़दीक में है। बहुत नज़दीक में होने के कारण ये जो कर्व वाला पार्ट है ना, वो लगभग क्या हो गया है, सीधा हो गया है। जैसे देखिए ये कर्व है, ठीक है, और यहाँ पे ये त्रिज्या है, मान लीजिए काट लिए इस जो वृत्त है उसको। अब देखिए एक त्रिज्या यहाँ पे लिए और एक त्रिज्या यहाँ पे लिए, फिर एक त्रिज्या यहाँ पे लिए और एक त्रिज्या यहाँ पे लिए, फिर एक यहाँ पे लिए, फिर एक यहाँ पे लिए। तो देख रहे हैं ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है लगभग क्या लग रहा है कि हाँ लगभग अब स्ट्रेट लाइन लग रहा है, मतलब सीधा लकीर लग रहा है। लेकिन जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे तो जैसे लग रहा है कर्व है। जैसे जैसे एक दूसरे को नज़दीक करते जाएंगे ये दोनों त्रिज्या को, वैसे वैसे वो एक मतलब क्या लगने लगेगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन लगने लगेगा, सीधा लगने लगेगा। तो इससे क्या बन गया, इससे एक ट्रायंगल का निर्माण हो गया ना, एक ट्रायंगल का। ऐसे मान लेंगे कि ये बहुत एक दूसरे के नज़दीक है, तो एक क्या हो गया, एक त्रिभुज बन गया। अब देखिए एक त्रिभुज बन गया ऐसा हम माने हैं, ठीक है, आप लोग सुनिए गौर से, इसको याद रखिएगा, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, ऐसा माने हैं। तो अब देखिए कि ये त्रिभुज अब देखिए कि इसके दो साइड जो है क्या हो गया, बराबर हो गया। ई भी आर है और ई भी आर है, तो दो भुजा इसकी बराबर हो गई। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होते हैं उसको कौन से त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इतना आप समझ लिए। दो चीज़ मैंने आपको बताया, एक समांतर रेखा के बारे में बताया, एक मैंने इस त्रिभुज के बारे में बताया। एक चीज़ मैं और आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, क्या याद दिलाना चाह रहा हूँ, अपने लोग पढ़े थे प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के नियम में क्या था कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, और ये अभिलंब। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आई से। परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो आई क्या होता है, आई इक्वल टू आर होता है। ये भी मैंने आपको बताया है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, ठीक है, गौर से अब देखिएगा, ठीक है। ये आपको पूछा जाता है, ठीक, 4 या 5 नंबर में, जहाँ जहाँ देखिए, और जहाँ जहाँ भी इम्पोर्टेंट है वहाँ वहाँ आपको ये बोर्ड मॉडल लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, बोर्ड मॉडल लिखा हुआ मिल जाएगा। और आपको एक चीज़ और मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको ये भी मिल जाएगा कि वो भी आया है। तो जहाँ जहाँ यहाँ भी आया है और BM लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीक़े से करना है और उस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आपको समझना है। अब चलते हैं, देखिए अब कह रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए। मैंने कल आपको बताया था कि F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। तो F इक्वल टू R/2 ये होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये कैसे होता है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है, अवतल दर्पण में। तो इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जो जो बताया उसको आप ज़रूर याद रखे होंगे, ऐसा उम्मीद करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब ये यहाँ पे बहुत अच्छा से हो जाएगा। देखिए ये अवतल दर्पण लिए हम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये M है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये M' है, ठीक है, M और M' है। ये एक अवतल दर्पण ले लिए। मैंने आपको कल क्या बताया था कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई प्रकाश की किरण चलती है तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। देख लीजिए ये क्या है, सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, फोकस है, और ये क्या है, पोल है, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये देखिए ये एक किरण है, ठीक है, ये किरण चल रही है, यहाँ से चलने के बाद ये टकराई कहाँ पे, दर्पण से टकराई। और ये किरण कैसी है, तो ये देखिए मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो समानांतर है तो टकराने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। देखिए फोकस से होकर गुजरी तो फोकस होकर गुजर गई। अब क्या किए हम यहाँ से, ये तो केंद्र है, ये आप जान रहे हैं, ये क्या है, केंद्र है।
मैं कलर चेंज कर रहा हूँ पेन का, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कलर चेंज कर लिया। अब यहाँ से देखिए कि ये एक क्या है, यहाँ से सॉरी कलर चेंज करने दीजिए। हाँ देखिए यहाँ से अब क्या हो गया, ये मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक है, मैंने क्या किया, बी को सी से मिला दिया। तो ये जो मिरर है, ये जो अवतल दर्पण है, किसी न किसी खोखले गोले का भाग होगा, उसको काट के बनाए हैं। अब केंद्र से इसके परिधि के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस बोलते हैं। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ही बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो ये हो गया क्या, आर हो गया। उसी प्रकार से आप यहाँ से केंद्र से इस पोल के बीच की दूरी को, इसको क्या बोलेंगे, इसको भी आर ही बोलेंगे। ठीक है, और ये आर और ये आर दोनों जो है बहुत नज़दीक है। तो अगर बहुत नज़दीक होगा तो ये क्या हो जाता है, लगभग सीधा हो जाता है। ठीक है, तो ये त्रिभुज बन जाता है। तो इसका भी वैल्यू आर है और इसका भी वैल्यू आर है। और ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं इधर, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसका ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इतना आप समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया है, अभी ही कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि अगर कोई किरण आ रही है, ठीक है, और आने के बाद क्या हो रही है, टकराने के बाद वो निकल रही है। ठीक है, निकल रही है, अगर बीच में अगर अभिलंब है तो क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये भी मैंने आपको बताया, अभी तुरंत बताया। तो आपतन कोण किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। सी बी यहाँ पे क्या है, अभिलंब है। ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया फिगर में कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं इसके डेरिवेशन की तरफ। ठीक है, अब डेरिवेशन में कुछ भी नहीं है, जितना भी चीज़ था मैंने सारा चीज़ आपको इसमें बता दिया है। डेरिवेशन में सिर्फ आपको लिखने का तरीका जानना है। ठीक है, तो लिखने का तरीका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो देखिए लिखने का तरीका में देखिए, मान लिया कि m और m डैश क्या है, एक m और m डैश क्या है, माना कि m और m डैश एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये लिखने का तरीका जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे ही प्रैक्टिस करना है, वैसे ही रिवीजन करके इसी प्रकार से लिखना है आपको। अगर अच्छे मार्क्स चाहिए आपको, अगर फर्स्ट डिवीज़न करने हैं, अगर 400 से ज़्यादा नंबर चाहिए आपको, तो जैसे लिखा हुआ है, जैसे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वैसे ही आपको करना है, इसी प्रकार से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, माना कि क्या m और m डैश एक अवतल दर्पण है और PC इस दर्पण का मुख्य अक्ष है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये P और ये C, ठीक है, ये उसका मुख्य अक्ष है। A भी प्रकाश की किरण है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A यहाँ पे है और B यहाँ पे है, प्रकाश की किरण है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये प्रकाश की किरण के उसके समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। ठीक है, ये आप समझ गए, एवं बहुत निकट है। ये भी मैंने आपको बताया कि जब तक ये नज़दीक नहीं होगा तब तक ये जो हम इसको ट्रायंगल जो इसको मान रहे थे, त्रिभुज मान रहे थे, उसको तो मान नहीं सकते हैं। इसीलिए ये दोनों क्या है, मतलब दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैग्निफिकेंस कर दिए हैं इसको। ठीक है, मैग्नीफाई कर दिए हैं, मतलब बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये वास्तव में बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, उसमें एक्सपेरिमेंट करा जाता है, लेकिन समझाने के लिए आपको फिगर में यहाँ पे बड़ा दिखाया गया है। तो ये आप जान गए कि ए बी जो है और ये सी पी जो है, ये क्या है, बहुत नज़दीक है। ठीक है, एक दूसरे के निकट है। दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के फोकस से होकर गुजरती है। आपको पता है कि अगर मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो दर्पण से टकराने के बाद किससे होकर गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी। ये बात आपको पता है, मैंने आपको बताया है ये बात। तो अब देखिए क्या होता है कि अब सी बी जो क्या है, लंब दर्पण के बिंदु बी पर है, ये सी बी और बी को मिला दिए। देखिए ये डॉटेड लाइन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है हम क्या किए हैं, इन दोनों को मिलाए हैं। सी बी आप देख रहे हैं, सी बी आप देख रहे होंगे। देखिए ये हो गया यहाँ पे बी, ये पॉइंट बी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे बी है। एक मिनट देखिए, हाँ ये पॉइंट क्या हो गया आपका, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। जब बी और सी को मिलाएंगे तो ये तो हो गया इसका परिधि और ये हो गया केंद्र, तो ये तो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, इसको मिला दिए। तो आपको मैंने कल ही बताया था कि कोई भी अगर रेडियस होता है, कोई भी अगर त्रिज्या होता है, तो उसके वो जो क्या होता है, उसके परिधि पर वो हमेशा क्या होता है, लंब ही होता है। अगर यहाँ पे अगर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या होगा, लंब ही होगा। इसका स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या होगा, इस पर लंब ही होगा। इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि वो क्या होगा, लंब होगा। तो ये बात आप समझ गए। अगर कोई भी अगर मान लीजिए, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये कोई मान लीजिए कर्व रेखा है, ठीक है, किसी न किसी सर्किल या गोला का भाग है, यहाँ पे एक स्ट्रेट रेखा, स्पर्श रेखा खींच दिए, तो केंद्र से जो इसका रेडियस होगा, केंद्र से जो इसका त्रिज्या होगा, वो हमेशा इस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि अब सी बी जो है क्या है, लंब दर्पण के बिंदु बी पर है। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखिएगा। अब सी बी क्या है, लंब हो गया, किस बिंदु पे हो गया, बी बिंदु पे, दर्पण पे। इतना आप समझ गए, लिखना समझ गए आप। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से देखिए अब क्या होगा, ए
बी और सी। ए बी सी किसके बराबर हो जाएगा? सी बी एफ, सी बी एफ। तो ए बी सी का वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी सी का वैल्यू अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए ए बी सी का वैल्यू, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, ए बी सी किसके बराबर बोला? सी बी एफ, सी बी एफ के बराबर बोला। तो सी तो यही रह गया, बी यही रह गया और एफ ये हो गया। तब देखिए किस किस एंगल को बराबर कर रहा है। ये हो गया आपतित कोण और ये हो गया क्या? परावर्तित कोण। ये दोनों कोण तो बराबर होंगे ही प्रकाश के परावर्तन के नियम से। आपतन कोण हमेशा क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी इक्वल टू सी बी एफ। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अभी मैं आपको क्या बताया, अब देखिए ए बी रेखा, ठीक है, ए बी तो प्रकाश की किरण है और सी पी क्या है? सी पी मुख अक्ष है। ठीक है, ए बी प्रकाश की किरण है। यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर में, ए बी प्रकाश की किरण है, ए बी है ना प्रकाश की किरण। यहाँ पे देखिए कि ए और यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया। ए बी प्रकाश की किरण है और सी पी क्या है? मुख अक्ष है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? ऊपर में ही अभी लिखे कि ये दोनों समानांतर है। ठीक है, समानांतर है ना। अभी आप देख लीजिए कि ये दोनों क्या है? समांतर है, एक दूसरे के समांतर है और सी बी उससे मिलती है। अब सी बी के बारे में जानते हैं कि सी बी रेखा कौन सी रेखा है। ठीक है, सी बी रेखा कौन सी रेखा है? यहाँ पे देखिए सी और बी, सी बी रेखा कौन सी रेखा है उसके बारे में जानते हैं। सी और बी, ये एक तिर्यक रेखा मान लिए। ठीक है, ये एक क्या मान लिए? तिर्यक रेखा मान लीजिए। मानने के लिए तो बी और यहाँ पे एफ, इसको भी तिर्यक रेखा मान लेंगे। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है? आर बराबर एफ बराबर r/2 हमको प्रूफ करना है। उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट होगा वो सारा यहाँ पे करेंगे। तो अभी किसको मानेंगे? तिर्यक रेखा बी और सी को। ठीक है, बी और सी को क्या मान लिए? तिर्यक रेखा मान लिए। अब तिर्यक रेखा क्या होता है आप जानते हैं? क्या होता है तिर्यक रेखा? बताइए। कि जो समांतर रेखाओं को काटती है उसको तिर्यक रेखा बोलती है। तो समांतर रेखा क्या हो गया? यहाँ पे ए बी हो गया और सी पी हो गया। और इसको कौन सी तिर्यक रेखा काटती है? बी सी तिर्यक रेखा काटती है। तो जब तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है कि एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए आगे में यहाँ पे, अब देखिए जब यहाँ पे देखिए ए बी समानांतर सी पी है अर्थात सी बी उससे मिलती है, क्योंकि ये तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा मिलती है तो ए बी सी, कोण ए बी सी। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ए बी और सी कोण देख लीजिए कि कौन है। एक ए बी सी कौन है यहाँ पे? ए बी सी। तो ए ये हो गया, बी ये हो गया और सी ये हो गया। ए बी सी किसके बराबर है वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो ए बी सी किसके बराबर हो गया है? बी सी एफ के बराबर, बी सी एफ। अब बी सी एफ देख लेते हैं कौन है। बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ। अब देखिए यहाँ पे बी ये हो गया, सी ये हो गया और एफ ये हो गया। मतलब ये कोण और ये कोण बराबर कर रहे हैं, ऑब्वियसली बराबर होगा। ये क्या है? एकांतर, ये क्या है? तिर्यक रेखा हो गया। ये और ये क्या है? समांतर रेखा हो गया। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो मैंने बताया आपको कि इसका एकांतर कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इसीलिए ए बी सी और बी सी एफ क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है साइड में कि एकांतर कोण से ये बराबर हुआ। अब देखिए कि ए और बी को अगर इक्वेट करेंगे तो ए और बी को इक्वेट करने पे देखिए कि एक एंगल कोई ऐसा होगा जो इस दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, एक एंगल कोई ऐसा होगा कि दोनों में होगा। देखिए ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी इसमें भी है। ठीक है, तो जब ए बी सी सी बी एफ के बराबर है और ए बी सी बी सी एफ के बराबर होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि सी बी एफ जो है बी सी एफ के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे सी बी एफ बी सी एफ के बराबर लिख दिए। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ गए यहाँ तक आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज बी सी एफ जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बी सी एफ के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बी सी एफ क्या है, कैसे समद्विबाहु त्रिभुज है। मैंने आपको पहले भी बता दिया है, अब यहाँ पे दिखला रहा हूँ। देखिए बी सी एफ, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया? एफ हो गया। ठीक है, बी सी, एक मिनट, बी सी देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन सा ट्रायंगल है। बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका बी एफ इजकल टू सी एफ है। बी एफ इजकल टू बी एफ, बी एफ इजकल टू बी एफ इजकल टू सी एफ है। ठीक है, बी एफ इजकल टू क्या है? सी एफ है, सी एफ है, सी एफ है। ठीक है, बी एफ इजकल टू क्या हो गया? सी एफ हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या है। समद्विबाहु त्रिभुज है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखिए बिंदु पी, बी और बिंदु पी के बहुत निकट है। बिंदु बी जो है बिंदु पी के बहुत निकट है। फिर यहाँ पे आइए, फिर देखिए बिंदु बी जो है बिंदु पी के बहुत निकट है। जैसे ये बिंदु और ये बिंदु क्या है? एक दूसरे के बहुत निकट है। मैंने आपको पहले बताया
कि ये जो है ये बहुत ही नज़दीक होते हैं, ठीक है। सब दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसको है मैग्नीफाई कर दिया गया है। क्या किया है? दिखाने के लिए और समझाने के लिए इसको क्या कर दिया गया है? मैग्नीफाई कर दिया गया है। तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत निकट है, तो इससे भी मतलब एजम्पशन यहाँ पे मानना है, ठीक है, बहुत निकट है। अतः बी के बदले पी लिखा जा सकता है। तो बी के बदले क्या, बहुत नज़दीक है तो बी के बदले पी लिख दिए। तो अब यहाँ पे देखिए कि एफ पी इजकल टू क्या हो गया? सी एफ पी इजकल टू हो गया सी एफ पी देख लीजिए यहाँ पे क्या है, एफ पी यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एफ पी ये हो गया आपका, और ये क्या हो गया? सी एफ हो गया, ठीक है। एफ पी बराबर क्या हो गया? सी एफ हो गया, ठीक है। एफ पी बराबर क्या हो गया? सी एफ हो गया। ये एक दूसरे के बहुत नज़दीक है, ठीक है। बी और पी एक दूसरे के क्या है? बहुत नज़दीक है, इसीलिए यहाँ पे एफ पी बराबर क्या हो जाएगा? पी एफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि एफ पी बराबर पी एफ हो गया, तो एफ पी बराबर जो है सी एफ हो गया, एफ पी बराबर हो गया सी एफ। अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं सी एफ का वैल्यू डाल देते हैं। तो सी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? सी एफ का वैल्यू हो जाएगा पी सी बटा 2 हो जाएगा ना। सी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी सी बटा 2। देखिए सी एफ यहाँ पे, देखिए सी एफ क्या है यहाँ पे, सी एफ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए सी एफ तो ये है पूरा, सी एफ ये हो गया, सी एफ ये हो गया, और सी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी सी। तो पी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पी सी हो गया, ठीक है। अभी क्या पढ़े कि एफ ये सी एफ, ठीक है, सी एफ और एफ पी ये दोनों क्या है? बराबर है। तो सी एफ, सी और एफ इसको, और एफ और पी इसको, ये दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? सी और पी के बराबर होगा। लेकिन सी एफ और एफ पी क्या है? दोनों बराबर है। तो सी एफ के बदला में क्या लिखेंगे? एफ पी लिखेंगे, चाहे एफ पी के बदला में सी एफ लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया सी एफ और ये हो गया एफ पी, ठीक है। और ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो सी पी हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए आप। अब देखिए ये और ये बराबर है, ठीक है, ये बराबर है। तो सी और एफ और पी बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं कि सी और एफ इजकल टू क्या है? पी एफ है ना। सी एफ इजकल टू पी एफ है। तो अब पी एफ के बदला में हम क्या लिख देंगे? सी एफ लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है? बराबर है। तो सी एफ के पी एफ के बदला में क्या लिखते हैं? हम यहाँ पे सी एफ लिख दिए, ठीक है। तो सी एफ किसके बराबर हो गया? सी पी के बराबर हो गया। अब ये क्या हो गया? दो सी एफ हो गया। दो सी एफ इजकल टू क्या हो गया? दो सी एफ इजकल हो गया पी सी हो गया, पी सी हो गया। पी सी का वैल्यू क्या है? पी सी का वैल्यू आर है ना। पी सी का वैल्यू वो तो रेडियस ही है ना। तो यहाँ पे देखिए सी एफ इजकल टू क्या हो जाएगा? सी एफ इजकल टू हो जाएगा आर बटा 2 हो जाएगा। और सी एफ क्या चीज़ का वैल्यू है? देखिए सी एफ ये हो गया, और सी एफ के बदला में क्या लिख सकते हैं? पी एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पी एफ लिख देते हैं, ठीक है। सी एफ के बदला में पी और एफ लिख देते हैं। पी एफ इजकल टू आर बाई 2 हो गया, आर बाई 2 हो गया। और पी एफ क्या है? पी एफ क्या है? पी और एफ, ये और एफ। कलर चेंज कर दे रहा हूँ पेन का, ठीक है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ पेन का, ठीक है। आप लोग देखिएगा गौर से, आप लोग देखिएगा गौर से। ये जो है अभी क्या आया था आपका? पी एफ इजकल टू पी एफ पी इजकल टू क्या आया था? आर बाई 2 आया था, आर बाई 2 आया था। एफ पी क्या है? एफ पी तो यही ना फोकस है। तो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा? आर बाई 2 हो गया। समझ गए आप लोग? एफ इजकल टू क्या हो गया? आर बाई 2 हो गया। तो यही प्रूफ करना था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से ये समझ में आया होगा, ठीक है। और अभी के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर जो अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, उसमें मैं और बेहतरीन तरीक़ा से आपको जो है आगे की जो भी यहाँ पे है चैप्टर में वो आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। देखिए आपको एक चीज़ परेशानी हो सकती है यहाँ पे। देखिए ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसको आप गौर से समझिएगा। ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल किसके बारे में बोल रहे हैं? कि बी सी और ये एफ, इसके बारे में बोल रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है ये समद्विबाहु कैसे हुआ, इसके बारे में आप समझ लीजिए, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। देखिए कोना जो है, कोण आई इजकल टू क्या है? कोना आर है। ये आप समझ गए। कोण आई इजकल टू क्या हो गया? कोण आर हो गया। ये आप तो जानते हैं कि ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आप जान गए। और एक चीज़ और आप जान गए कि ये जो समांतर रेखा है इसको तिर्यक रेखा काटती है। तो आई किसके इजकल को हो गया? आई किसके बराबर हो गया? आई हो गया एकांतर कोण से। आई हो गया किसके बराबर हो गया? कोना किसके बराबर हो गया? कोना बी सी एफ। आप लोग देखिए, देख के बताइए, बी सी एफ इसके बराबर हो जाएगा ना एकांतर कोण से। तो देखिए आई किसके बराबर हो गया? बी सी एफ के बराबर हो गया ना, बी सी एफ के बराबर। और ये आई किसके इक्वल टू है? आई पहले से किसके बराबर है? आर के बराबर है। तो यहाँ पे कोना क्या लग, आई के बदला में हम आर लिख सकते हैं। तो आर किसके बराबर हो गया? कोना
BCF के बराबर हो गया। अब देखिए इस त्रिभुज में, देखिए आप गौर से देखिए, क्योंकि हमको लगा कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूँ ये बढ़िया से। अब देखिए इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में देखिए, इस त्रिभुज में देखिए कि दो कोण बराबर हो गया है। ये आर कोण, ठीक है, और ये कौन सा कोण था, B, और ये C, और ये F, ये कोण, ये दोनों कोण क्या हो गया है, बराबर हो गया है। तो जब किसी त्रिभुज का दो कोण आमने सामने का कोण अगर बराबर होता है तो उस त्रिभुज को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसीलिए नीचे में जो मैंने आपको बताया अभी समद्विबाहु त्रिभुज, ये इसी कारण हुआ है, क्योंकि इस त्रिभुज का दो कोण क्या हो गया है, बराबर हो गया है। उम्मीद करते हैं अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मैंने सारा डॉट्स जितना था सब मैंने बेहतरीन तरीक़ा से आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में।